बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल टॉक विद रेहान खान खंड की मेजबान मैं हूँ इस्माइल यास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार मेंबरान असम्बली के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। मिनिस्टर गोहर की सरबराही में पीटीआई वक्त ने गिरफ्तार साथियों के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करवाने के लिए असम्बली से इस चैम्बर में मुलाकात की है। पीटीआई वक्त में दाऊद गांधी कुंडी और अली मोहम्मद खान शामिल थे। मिनिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि आपने गुज़श्ता रोज प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक गिरफ्तार मेंबरान को असम्बली लाने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए। आपने कल जुबानी कहा था कि आज तहरीरी हुक्मनामे के लिए आए हैं। बाद बैरिस्टर गोहर ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार एमएनएस के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। तमाम अरकान कल ऐवान में होंगे। जैसे बताइएगा, आप इन हालात को किस नजर से देखते हैं? देखिए इसमें जब तक की बात है कि अभी प्रोटेक्शन ऑर्डर की हमने बात आपने इस तरह की, तो हमने ये देखा है कि इन्होंने कल स्पीकर ने आईजी को बुलाया और बड़ा बरहमी का सर दिखाया और साथ आईजी ने कहा कि अपना स्पीकर को असेंबली ने कहा कि आईजी साहब किसकी जुर्रत है कि असेंबली का वकार और इज्जत के ऊपर उंगली उठाए। गुस्सा तो उन्होंने किया लेकिन कोई खास कार्रवाई सामने नहीं आई। बाद अगर पता चला कि जी उन्होंने इंचार्ज जो सिक्योरिटी है नेशनल असेंबली की उसको भी मुअत्तल किया। लेकिन इन सारी चीजों से इसमें हमने ये देखना है कि उन सारे अरकान को तो अंदर घुस के उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। फिर वो नकाब पोशा लोग कौन थे जो अंदर दाखिल हुए और अंदर जाकर उन्होंने असेंबली की वकार, असेंबली की इज्जत पर उंगली उठाई। ये पहली दफा असेंबली के साथ नहीं हो रहा, ये कई दफा पहले भी हो चुका है। इमरान खान साहब की हुकूमत में भी ये सब कुछ होता रहा। उससे पहले हमने देखा 2013 में जब साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तब भी ये कुछ देखा हमने। तो आखिर असेंबली में ये कितनी दफा असेंबली के ऊपर इस तरह की उंगलियां उठाई जाएगी? असेंबली कब तक ऐसी चीजों को बर्दाश्त करेगी? क्या इस तरह का एक कानून नहीं बना देना चाहिए जिसके ऊपर मुल्क को सिक्योर कर लेना चाहिए, ताकि हमारी जो असेंबली है उसके ऊपर आइंदा कोई भी उंगली उठाने से पहले 100 दफा सोचे। अगर जिना हाउस के ऊपर हमला होता है तो वो पूरी कौम के ऊपर हमला है, तो कौमी असेंबली पे हमला होता है तो भी पूरी कौम के ऊपर हमला। उनको किसने इजाजत दी कि कौमी असेंबली के अंदर दाखिल होने? उनको किसने ये अहकाम दाखिल किए कि जाके अंदर जाओ, बाथरूमों तक के दरवाजे खोल के देखो? वो असेंबली थी या किसी दहशतगर्द का घर था? वो असेंबली थी या कोई ऐसी जगह थी जहां पे कोई नजायज काम हो रहा था? वो असेंबली थी या वो शराब का अड्डा था जहां पे आप लोगों ने इस तरह दाखिल होकर वहां पे एक एक बाथरूम, एक एक मेज, एक एक दरवाजा खोल के देखा? वहां पे कई सीनियर अरकान मौजूद थे, वहां पे वो लोग मौजूद थे जो पिछले 40-40 साल से असेंबली के रुकन है। उनको उठाया गया, उनकी फैमिलीज अंदर मौजूद थी, पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर गया जहां पे उनकी फैमिलीज, बीवी बच्चे थे, वहां पर जाकर इस तरह के दरवाजे खोले गए, उनकी तलाशियां ली गई। ये गैर मुनासिब तरीका, और मैं एज तजियाकार और इस तरह के मुल्क की सूरत को मैं देख रहा हूँ और मैं ये कहूंगा स्पीकर से, मेरी रिक्वेस्ट है कि स्पीकर कौमी असम्बली को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि आइंदा को असेंबली के ऊपर कोई देखे तो 2000 दफा सोचे कि इस असेंबली का वकार क्या है, असेंबली की ताकत क्या है। ये वो असेंबली है जिसने कानून बनाया, ये वो असेंबली है जो पाकिस्तान के हर कानून को बनाना और कानून को चलाने का हक रखती है। अगर उस असेंबली की ये इतनी वैल्यू नहीं रहेगी कि चंद पुलिस अफसर अंदर दाखिल होंगे और असेंबली का बुरा हाल कर देंगे, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का वोट सिक्योर होगा। सर, आपने अभी बोला है कि जो है वो स्पीकर को एक्शन लेना चाहिए और बिल्कुल उसने लिया, उन्होंने लिया भी है और उन्होंने जो है वो आईजी इस्लामाबाद को तलब करके पूछा भी है और आईजी का ये कहना था कि हमने कानून के मुताबिक ये सब गिरफ्तारियां की हैं। देखिए इसमें कानून तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, गिरफ्तारियां एक मुकदमात के गिरफ्तार करना एक अलग चीज है, वो करें, आईजी का हक है। अगर किसी भी अरकान के ऊपर या किसी भी सिविलियन, नेशनल, कोई भी बंदा है उसका ताल्लुक किसी भी महकमे से है, उसके ऊपर अगर कोई एफआईआर है तो पुलिस को पूरा हक है उसको गिरफ्तार करने। लेकिन चंद बाउंड्रीज हैं, इस तरह के नेशनल असेंबली की बाउंड्री है, नेशनल असेंबली को वो टच नहीं कर सकते। जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली एक वकार है, एक पाकिस्तान की आन है, शान है। अगर उस तरह अंदर उसका इज्जत, उसकी वकार के ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी, अंदर दाखिल हुआ जाएगा, तो फिर इससे हमारी असेंबली की बेइज्जती है। ये गैर कानूनी काम था, असेंबली के अंदर दाखिल होकर गिरफ्तार करना गैर कानूनी था। इस तरह के मरबत साहब को उन्होंने असेंबली के बाहर से गिरफ्तार किया, बिल्कुल कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। ठीक है, उसमें भी एक शिक है गैर कानूनी की, क्योंकि
असेंबली का कानून ये कहता है, पंजाब और वफाक अपना नेशनल असेंबली ये कहती है कि अगर किसी भी रुकन को गिरफ्तार करना है तो पुलिस को मुतलका स्पीकर से इजाजत लेनी पड़ती है। ना अली अमी ना अपना अपना ना मरवत साहब की गिरफ्तारी की इजाजत ली गई और ना ही किसी और अरकान की गिरफ्तारी की इजाजत ली गई। चलो ये तो बाहर से गिरफ्तार हुए थे, लेकिन जिनको अंदर से गिरफ्तार किया गया वो बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आईनी है। इसके ऊपर आईजी को भी सजा देनी चाहिए और उस पुलिस एहलकारों को भी सजा देनी चाहिए जो अंदर दाखिल। सर बाकियों को तो मुअत्तल कर दिया, लेकिन आईजी इस्लामाबाद को क्यों नहीं मुअत्तल किया? क्योंकि पूरा कसूर ही सब उसका है। देखिए बाकियों को भी मुअत्तल जहां तक किया गया है, वो मुअत्तल सिर्फ मुअत्तली जो है वो स्टाफ की है, वो भी असेंबली के स्टाफ की मुअत्तली की गई है। पुलिस की किसी रुकन, पुलिस के किसी एहलकार, किसी इंस्पेक्टर की मुअत्तली नहीं की गई। इवन के ना ही पुलिस को वार्निंग लेटर इशू किया गया। लेकिन सर गिरफ्तार तो सॉरी मुअत्तल तो जो है वो पुलिस को करना चाहिए था ना, क्योंकि गिरफ्तारियां तो उन्होंने की हैं। बिल्कुल मुअत्तल तो उन लोगों को करना चाहिए था जो नकाबपोश अनासर अंदर घुसे थे, जिन्होंने पार्लियामेंट की इज्जत और वकार के ऊपर उंगली उठाई है, उनको मुअत्तल करना चाहिए था, ना कि सिर्फ उन लोगों को मुअत्तल किया गया जिनकी मुअत्तली या बहाली से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर बताइएगा कि ये हुकूमत करना क्या चाह रही है? कभी पीटीआई के मेंबर्स को पकड़ते हैं, कभी रिहा करते हैं, तो ये जो है वो हुकूमत का मकसद क्या है? इसमें हुकूमत का मकसद आज तक जो मैं देखता आ रहा हूँ, वो हुकूमत चाहती है कि इंतशार की सियासत हो। मैं हालांकि बड़ा हैरान हूँ कि उनकी हुकूमत बड़ी अच्छी चल रही है, सारी स्पोर्ट्स जो जिधर से सपोर्ट होनी चाहिए उधर की सारी सपोर्ट उनकी तरफ है, तो फिर मुझे समझ नहीं आती हुकूमत इस तरह के पंगे क्यों ले। जिस तरह की हुकूमत ने अभी मैं आज देख रहा था कि आज ऐवान के अंदर वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सीट पर खड़े होकर कहा जी कि अली अमीन गंडापुर ने तो 15 दिन में अपने अपने लीडर को रिहा करवाना था, वो तो खुद गायब हो गए। इस तरह की बात करने का हुकूमत का मकसद क्या है? हुकूमत का मकसद है कि अपोजिशन को इंतशार पैदा करे, मुल्क की सियासत में को फिर एक दफा से इंतशार हो, जिस तरह के 2023 में 9 मई को हुआ था, दोबारा उस तरह के वाकयात चाह रही है। मुझे हुकूमत की पॉलिसी समझ नहीं आ रही। हालांकि हुकूमत तो इस तरह के मामला से निकलती है हमेशा, ये हुकूमत खुद उस मामला की तरफ लेके जा रही है, या पता नहीं हुकूमत को कौन कह रहा है कि इस तरीके के मामला पैदा किए जाए। तो सर पिछले दिनों 9 मई का वाकया तो यही जो है वो सुनने में आता था कि ये एस्टेब्लिशमेंट का खुद किया हुआ है, तो यानी कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोबारा से मिल रही है और दोबारा से चाह रही है कि आपका कहने का मकसद ये है? देखें हुकूमत मिली है या नहीं मिली मुझे इस चीज का नहीं पता, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह के आप लोगों के अब अंदाज है हुकूमत का, जो बातें कर रही है हुकूमत, जिस तरह की हुकूमत थ्रेट्स कर रही है, थ्रेट ही करना है ना, यदि आप आए आपको देख लेंगे। आज राना सनाउल्लाह साहब ने इतना अमीन को कहा जी आप इस्लामाबाद क्रॉस पे करें, वो एक सूबे के वजीर आला है, आप उनके बारे में ये बात किस तरह कर सकते हैं? जो बंदा एक सूबे को लेके चल रहा है, एक सूबे की आवाम ने उसको वोट दिया है, आप उस शख्स के बारे में किस तरह इस तरह की बात कर सकते हैं? कल वो भी आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहेगा कि केपी के घुस के दिखाए, ये तो कोई तरीका नहीं है। इस तरह की बातों से सिर्फ मुल्क के अंदर जो है वो सियासत को खराब किया जा रहा है, जमहूरियत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं वॉलंटियरली यहाँ पे कह रहा हूँ कि सिर्फ जमहूरियत को तोड़ने की कोशिश करनी जा रही है। हमारे सियासतदानों को होश के नाखून लेने चाहिए, ये फिर वही हालात पैदा ना करें जो 99 में हुए थे, ये फिर वही हालात पैदा ना करें जो 2008 के अंदर हमने देखे थे, ये फिर वही हालात पैदा ना करें जो जुल्फकार भी भुट्टो ने देखे थे, ये फिर वो हालात ना पैदा करें जो पहले हुक्मरानों ने देखे थे। ये उसी हालात की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं लाइव कैमरे में लाइव शो के अंदर ये कह रहा हूं कि हमारी सियासत उस मकाम पे जा पहुंची है जहां पे उसको सहारे की जरूरत है। ये अपनी जमहूरियत को बचा ले, सारे सियासतदान जमहूरियत को बचा ले, नहीं तो फिर वही कुछ देखना पड़ेगा जो 99 में देखा था, जो हमने 1981 में देखा था, फिर वही कुछ हमें देखना पड़ेगा। अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद जलसे में तकरीर के बाद गायब होने के हवाले से अपनी पार्लिमानी पार्टी को बताया कि इन्हें जबरदस्ती नहीं उठाया गया था, बल्कि सरकारी हुकाम के साथ इजलास के लिए रुकना पड़ा था। जबकि तकर्री के हवाले से कहा कि अपने अल्फाज पर कायम हूँ और माफी नहीं मांगूंगा। पेशावर में पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान अरकान के इस्तफसार पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरकारी हुकाम के साथ इजलास था, इसलिए रात वहां रुकना पड़ गया। पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने वज़ीर आला के रात पर गायब रहने पर तशवीश का इजहार किया, जबकि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रात भर किसी ने कहीं जबरदस्ती नहीं बिठाया बल्कि इजलास में था।
और चैम्बर की वजह से राब्ता न हो सका तो अहले खाना और साथियों में तशवीश फैल गया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद के जलसे में तकर्री के बाद गायब होने के हवाले से अपने पार्लिमानी पार्टी को बताया कि इन्हें जबरदस्ती नहीं बिठाया, बल्कि सरकारी हुकाम के साथ इजलास के लिए रुकना पड़ा। अपने अल्फाज पर कायम हूँ और माफी नहीं मांगूंगा। पेशावर में पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान अरकान के इस्तफसार पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरकारी हुकाम के साथ इजलास था, इसलिए रात वहाँ रुकना पड़ा। पार्लिमानी पार्टी के अरकान ने वज़ीर आला के रात भर गायब होने पर तशवीश का इज़हार किया, जबकि अली अमीन गंडापुर ने रात भर किसी के साथ कहा कि नहीं किसी ने जबरदस्ती की बल्कि इजलास में था। वज़ीर आला के अटल लहजे की वजह से अरकान भी इनसे हम नवा हो गए और हमने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी और मुस्तक़बिल के जलसों में भी सख्त मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस पेशावर में पीटीआई के सूबाई पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी के हवाले से कहा कि असम्बली इजलास में रोज़ाना 5 से 7 अरकान सख्त लहजे में तकर्री करते हैं, जिस बात का इज़हार करते हैं पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आइंदे कालाए अमल भी तैयार होगा। जैसे पहला सवाल ये है कि जब भी कोई गायब होता है तो सारा जो है वो इल्ज़ाम है वो एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत पे लगाया जाता है। ये ऐसा क्यों करते हैं? ये क्या साबित करना चाहते हैं? देखें इसमें बात ये है कि फिर वही बात हुई ना, अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि जी मुझे किसी ने गायब नहीं किया, मैं खुद एक इजलास में बैठा रहा था, तो मुझे ये बताएं कि पूरे मुल्क में ये हाइप क्रिएट किसने की? अली अमीन की घर वालों ने क्यों कहा कि वो एक मीटिंग के लिए गए थे, उसके बाद उनका नंबर बंद हो गया? फिर अली अमीन के भाई ने भी यही मौकफ दिया, उसके बाद केपी गवर्नमेंट ने भी ये मौकफ दिया, उसके बाद हम देखते रहे कि सरफराज बुक्की मिलने जा रहा है, फिर हमने देखा जी कि कभी कोई और मिलने जा रहे हैं, फिर कहा गया जी केपी हाउस के अंदर मौजूद है। ये सारे मौकफ कौन दे रहा था? अगर अली अमीन मतलब है कि सारी मिली भगत है ना इनकी। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर अली अमीन गंडापुर में खुद बैठा था किसी मीटिंग के अंदर या किसी भी इजलास में थे, तो फिर मुझे ये बताएं कि वो कौन था जो ये सारे बयानात दिलवा रहा था? वो कौन था जिसने सरफराज बुगटी के टिकर चलवाए? वो कौन था कि जिसने केपी के हाउस के अंदर तस्दीक की कि अली अमीन घर के अंदर मौजूद है? वो कौन था जिसने अली अमीन के 8 घंटे तक मोबाइल नहीं खुलने दिया? और फिर अली अमीन ने अपने इजलास के अंदर आज खुद ये बात की इसमें कि उन्होंने कहा है कि मुझे किसी ने नहीं जबरदस्ती बिठाया था, मैं खुद 8 घंटे तक बैठा था। आप सफाई क्यों पेश कर रहे हैं? उससे तो लगता है कि आपको 8 घंटे किसी ने बिठाया है। अगर नहीं भी बिठाया तो मुझे बताएं, जो बैरून मुल्क की मीडिया ने हमारा तमाशा खड़ा किया, इंडिया की मीडिया ने जो हमारा तमाशा बनाया है, उस तमाशे का जिम्मेदार कौन है? मैं इंडिया मीडिया देख रहा था, उन्होंने वहां पे कहा कि जिस मुल्क का वजीर आला सेफ नहीं है, एक सूबे का वजीर आला जिसने 9 करोड़ अवाम का वोट लिया, वो बंदा सेफ नहीं है, तो उस मुल्क को आप किस तरह कह सकते हैं कि वो मुल्क एक सेफ मुल्क है? आपने अपने मुल्क का तमाशा बनाया, उसके अंदर केपी हुकूमत शामिल है या वफाकी हुकूमत शामिल है? इन्होंने हमारे मुल्क का तमाशा बनाया, हमारी सिक्योरिटीज का तमाशा बनाया। सर इनके कहने का मकसद तो फिर वही था ना कि गिरफ्तार तो हुकूमत ने किया, छुपाया हुकूमत ने। देखें इसमें अब इस बात की तस्दीक तो ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकती हैं कि वो कहाँ थे, ये तो बात वो खुद बताएं, लेकिन अफसोस ये है कि जो भी हो जाता है वो बताता नहीं है। जिस तरह कि हमने देखा था कि इमरान रियाज खान साहब गए, बड़ा अरसा तवील अरसा रहे, बाद में आए, उन्होंने दोबारा ब्लॉगिंग शुरू कर दी। आज तक ये बात उन्होंने नहीं बताई कि वो 8 से 9 महीने किधर रहे, नहीं बताएगी। अरशद शरीफ के कातलों का आज तक पता नहीं लगा, खुद ही लोग आते हैं, खुद ही गायब हो जाते हैं, खुद ही मंजरियाम पे आ जाते हैं, कहीं खुद ही कत्ल हो जाते हैं। जब तक ये मुल्क के अंदर ये सिस्टम सीधा नहीं होगा, जब तक हम और आप दलेरी नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होता। शेख रशीद के साथ भी तो यही हुआ था, और शेख रशीद ने तो फिर बेचारे ने कहा कि मैं चिल्ला काट गया हूं, बाकी तो ये भी नहीं कह सके। अली अमीन को बताना चाहिए कि वो रात को 8 घंटे कहां रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर बहराम पैदा हुआ। 1 से 2 दिन पहले वो इमरान खान से भी मिले थे, यानी कि इनका इमरान खान के साथ कोई हुआ था, बात हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने ये काम किया। देखें इमरान खान की जो बात कर रही हैं आप मुलाकात की, तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान को पता था कि अली अमीन किधर है, और फिर इमरान खान का बयान भी ही आया। इमरान खान ने खुद ये बयान दिया है कोर्ट के अंदर जाके कि अली अमीन को गायब किया गया। आप इस बयान को समझती हैं कि एक सूबे के वजीर आला को गायब किया गया। अब गायब किसकी जानिब से किया गया इसका कोई पता नहीं है, ना आप जानती हैं ना मैं जानती हूं। अली अमीन से रिक्वेस्ट है कि ये जो अभी तक भूचाल मचा हुआ है इसको आगे खत्म करें और बताएं कि उनको किसने गायब किया।
सर अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि ना ही वो अपने अल्फाज से जो है वो पीछे हटेंगे और ना ही वो माफी मांगेंगे। अच्छा, इसमें आप यहीं पे एक बात बड़ी हैरानकुन है कि अगर आपको किसी ने गायब नहीं किया, कोई आपको लेके नहीं गया, तो आप ये बयान क्यों दे रहे हैं कि ना मैं अपने अल्फाज से पीछे हटूंगा ना मैं माफी मांगूंगा। ये बंदा बात तब करता है जब कोई फोर्स करता है, जब आपको कोई कहता है माफी मांगो तब आप कहते हो मैं नहीं मांगूंगा। आपको किसी ने माफी का कहा ही नहीं तो आप क्यों कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो सर इमरान खान ने भी तो यही कहा ना कि आप हमारी जो है वो हमारी पूरी टीम कोई में से कोई बंदा ना माफी मांगेगा ना पीछे हटेगा, यानी हम दुलेर नहीं है। उनका मकसद ये है कि हम दुलेर है, सॉरी, लेकिन पीछे हटने वालों में से नहीं है। देखिए इसमें जिस तरह की पॉलिसी अब इमरान खान बनाते आए हैं, तो उनका पॉलिसी का पता नहीं चलता। आज कोई पॉलिसी है, कल कोई पॉलिसी है। वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं। नो डाउट वो पाकिस्तान के एक बड़े लीडर हैं, लेकिन बात यह है कि एक आदमी जो इतने अरसे से जेल में है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन वो बार बार पॉलिसी क्यों चेंज कर रहा है। कभी तो वो कहता है कि मैं एंटी स्टेब्लिशमेंट रहना है, फिर वो कहता है कि मैंने बात एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। उन्होंने कल परसों तो कहा है कि हमारा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से सब हम लोगों ने रास्ते अलग कर लिए हैं। देखिए ये बयान कितनी दफा हम सुन चुके हैं। अगर रास्ते अलग कर लेते तो फिर रास्ते जोड़ते क्यों हैं दोबारा। कौन उनको कहता है कि स्टेब्लिशमेंट से रास्ते जोड़े जी। अपने तीसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बानी पीटीआई ने कोई जाति इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जो उन्होंने किया हम भी वही करेंगे। तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे, तो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जेर सदारत होने वाले इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आज सियासत को गाली बना दिया गया है, लेकिन हमने उसी सियासत से नौजवानों को रोजगार और माशी इंसाफ दिलवाना है। उन्होंने कहा कि बाहर जो सियासत करें वो हमारी मर्जी है, मगर ईमान में हमारी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। अगर आप किसी असेंबली के मेंबर हो तो आपकी सियासत अपनी जगह, लेकिन आपको एक वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। उनका कहना था कि वफाक में मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान और सिंध में हमारी हुकूमत की माशी पॉलिसी पर तनकीद करता आ रहा हूँ। उनके साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स में बैठता हूँ। सियासी इख्तिलाफ पे राय हो सकती है, लेकिन हमने महंगाई का मुकाबला करना है। मखसूस लाई अमली कभी नहीं चाहेंगे कि इख्तिलाफ राय हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि बानी पीटीआई ने माहौल खराब कर दिया है। आप भी वही करेंगे जो बानी पीटीआई ने किया। तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। बानी पीटीआई से कोई जाती मुखालफत नहीं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे बाप को या मेरी माँ को जेल में डाला। आपका लीडर कुछ अरसे के लिए जेल में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका केस मेरिट पर लड़े। निसाके मैशियत के अगले दिन ही साजिश शुरू हो गई है। इफ्तिखार चौधरी के जराए साजिश की गई। उन्होंने कहा कि एक सीनियर सियासतदान ने इस्तीफा दिया तो बहुत अफसोस हुआ। मैंगल साहब के फैसले का एहतराम है, मगर मायूसी हुई। मैंगल साहब को ऐवान में होना चाहिए था। पीटीआई कान आए, कमेटियां ना छोड़े। अब तो ये हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ठीक है। असम्बली से दरख्वास्त है कि पहले ऐवान को फाल करें, फिर मुल्क को करेंगे। पीडीएम हुकूमत में भी पीटीआई को कहा गया था कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली न छोड़े, ये उनकी अपनी जिद थी। सर बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि हमने मुल्क में जो है वो उसको बेहतर बनाना है, रोजगार बेहतर करना है। तो सर ये सब उन्होंने अपने इजलास में बोला है, तो पीडीएम की हुकूमत भी रही है, अब इनके पास काफी कुछ था। तो देखिए मैं बिलावल भुट्टो का बहुत एहतराम करता हूँ, क्योंकि जिस खानदान से उनका ताल्लुक है उस खानदान का है। इनके नाना ने शहादत पाकिस्तान के लिए शहादत को कबूल किया। इनकी वालदा ने पाकिस्तान के लिए शहादत को कबूल किया। इनके मामू ने पाकिस्तान की खातिर अपनी शहादत को कबूल किया। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ, लेकिन बिलावल भुट्टो को सबसे पहले आज के दिन ये बात करनी चाहिए थी कि मैं कल वाले वाकये की मजम्मत करता हूँ। कल जो असेंबली के ऊपर उंगली उठाएगी मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू तो की कि हम नौकरियां लाना चाहते हैं, मुल्क के अंदर महंगाई कम करना चाहते हैं, लेकिन कैसे। उनके पास हुकूमत रह चुकी है पीडीएम की, उसमें ये बहुत कुछ कर सकते थे। बिल्कुल ऐसा है। उन्होंने वो 16 माह की हुकूमत का फेलियर मंजर-ए-आम पे। बिजली के बिल कहाँ पहुंच गए, महंगाई कहाँ पहुंच गई है, एक गरीब आदमी का रहना मुहाल हो गया इस मुल्क के अंदर। ये किस तरह की हुकूमत है जिसको किस चीज की परवाह नहीं है। मुझे बताएं, हजारों बच्चे बीबीए करके, एमए करके, डॉक्टर बन के सड़कों में फिर रहे हैं, सीवीज लेके दफ्तरों के धक्के खा रहे हैं, लेकिन हर दफ्तर जो है, हर दफ्तर बंदे को नौकरी से निकाल, क्योंकि कंडीशंस नहीं ठीक।
एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 20 से 30,000 है, उसका बिजली का बिल 50,000 है। आप किस तरह मुल्क के हालात ठीक करेंगे? ऊपर से आप फिर कर्जा उठा लाते हैं, फिर एक बार पाकिस्तान को कर्जे के अंदर झोंक देते हैं और फिर भी हालात ठीक नहीं होते। फिर कर्जा लिया था, क्या बना? पाकिस्तान की महंगाई तो कम हुई, पेट्रोल देख के आसमानों से बातें कर रहे हैं, बिजली के बिल आसमानों से बातें कर रहे हैं। एक आदमी के लिए पाकिस्तान के अंदर जिंदगी जिंदा रहना मुहाल हुआ वैसे, और फिर आप बातें करते हैं कि जी हम मुल्क को संवारेंगे। किस तरह संवारेंगे? मुल्क को संवारने के लिए सबसे पहले बिलावल साहब अदम इस्तेकाम खत्म करना पड़ेगा। अदम इस्तेकाम इस तरह खत्म होगा कि एक बहुत बड़ा लीडर, पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीडर जेल के अंदर। मैं ये नहीं जानता कि अवाम फॉर्म 47 की हुकूमत है या 45 की हुकूमत है, ये तहरीक इंसाफ का मौका है, मेरा इस मौका से कोई ताल्लुक, लेकिन मैं ये जानता हूं कि बिलाल भुट्टो साहब आपकी हुकूमत, मैं ये जानता हूं कि शहबाज शरीफ साहब आपकी हुकूमत है, आप हुक्मरान हैं, और एक हुक्मरान के अंदर 70 वलियों की ताकत होती है। 70 वलियों की ताकत एक हुक्मरान है। वो कैसा हुक्मरान है जिसको अपनी आवाम से फर्क ही नहीं पड़ रहा? वो कैसे हुक्मरान है जिनको अपने बदले की सियासत, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ज्यादती नहीं हुई, हाँ बहुत ज्यादती हुई, 2018 से लेकर 2024 तक बहुत जुल्म से है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, जब तक ये अदले बदले की सियासत चलती रहेगी, तब तक आपका ना मुल्क संभलेगा, ना यहाँ की गुर्बत खत्म होगी, ना महंगाई खत्म होगी, इस मुल्क का हालात बद से बदतर होते जाएंगे। सबसे पहले सियासतदान इकट्ठे हों, एक टेबल पर बैठे, मुल्क का हालात भी संभलेगा, अवाम भी संभलेगी, पाकिस्तान भी संभलेगा। बिलावल भुट्टो सरदारी कह तो रहे हैं कि जो है वो पीटीआई वाले हमारे साथ तो कोई बात नहीं करना चाह रहे, हमारे साथ सुलह करना ही नहीं चाह रहे वो। इसमें यही तो बात है बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की, कि जब तहरीक इंसाफ सुलह करनी जाती है तो ये हाथ मिलाना दोबारा नहीं करते, कभी वो भी हाथ मिलाना दोबारा नहीं समझते थे, अब जब वो हाथ मिलाना दोबारा समझते तो तब ये नहीं करते, और उसके बाद ये होता है कि इतने टाइम के बाद जाकर फिर ये पता चलता है कि एंड में सुलह नहीं हुई, क्योंकि वजूहत ये है कि पहले उन्होंने इनकार कर दिया था, इमरान खान ने इनकार कर दिया है। बात ये है कि इनको मिलना पड़ेगा, इनको अपनी सियासत बचाने के लिए मिलना पड़ेगा। इस तरह के हमने, मैं अब नाम नहीं लूंगा लाइव शो के अंदर, एक दिन पहले एक्स के ऊपर टॉप ट्रेंड एक टैग चल रहा था, हैशटैग टॉप ट्रेंडिंग में था। अगर वो ट्रेंडिंग पर हैशटैग पाकिस्तान के अंदर आई हो जाता है, और फिर आप क्या करेंगे? कहां जाएगी आपकी सियासत, कहां जाएगी आपकी हुकूमत, कहां जाएगा शहबाज शरीफ साहब आपका इक़्तिदार? अपने इक़्तिदार को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं, अपनी आवाम को बचाएं। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप 2 दफा पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं, आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया? ये टाइम है कि अपने मुल्क के लिए काम करें, अपनी आवाम के लिए काम करें। जो लोग आपकी हुकूमत से नाराज हैं उनको मनाएं, गरीब लोगों को दोबारा खड़ा करें। जब मुल्क की मईशत खड़ी होती है शहबाज शरीफ साहब, तो मुल्क खड़ा होता है, कौमें खड़ी होती है। सर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हम लोग रोजगार बेहतर करना चाहते हैं, जो है वो महंगाई खत्म करना चाहते हैं, तो सिंध पहले दिन से ऑलमोस्ट इनके पास था, तो वहां पे आपने क्या बेहतरी देखी है? जी, सिंध में 45 साल से इनकी हुकूमत है, इस 45 साल के अंदर मुझे एक वहां का ऐसा मंसूबा दिखा दे जो सिंध की आवाम के लिए फायदेमंद हो। हर के अंदर पानी नहीं है, सिंध की सड़कें आप जाके देख लें, हैरानकुन सड़कें हैं वहां पे। मेरा एक दफा इत्तेफाक हुआ है सिंध जाने का, और मैंने वो सिंध की सड़कें और सिंध के अंदर गुर्बत देखी है, अपने आंखों से मैं गुर्बत देख के आया। वहां पे क्या हाल है, किस तरह की सड़कों का हाल है, किस तरह का वहां पे सीवरेज का हाल है, किस तरह का वहां पे लोगों का रहन सहन है, मैंने अपनी आंखों से देखा। बिलावल साहब, वो आपकी आवाम है, उन्होंने आपको 40 मरतबा इलेक्ट किया है जनाब, आपका इक़्तिदार 40 साल से है, आप वहां पे 40 साल से इक़्तिदार में है जनाब, आप उस आवाम के लिए कुछ करें। हमारे लिए तो चलो पंजाब में तो जो कुछ होना था हो रहा है, उनका हालात हमसे वो 10 साल पीछे हैं, उनको बेहतर करें। इवन के देखें कराची, जहां पाकिस्तान का दुबई बोला जाता है, उस दुबई की सड़कों का हाल आप देखें, आप हैरान रह जाएंगे। वहां पे आप चोरी डकैती मोबाइल स्नैचिंग देखें, आप हैरान रह जाएंगे। वजह क्या है? लोगों की घर रोजी रोटी नहीं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। एक माँ बाप अपने बच्चे को 30-30 लाख रुपया लगाकर एक डिग्री लेके दे रहे हैं,
और उस डिग्री के बस उनको 50,000 की नौकरी नहीं मिलती, तो उस मुल्क में डाके लगेंगे, उस मुल्क में चोर पैदा होंगे। जिस बंदे के घर रोटी नहीं है वो चोरी करेगा। आप ना इस मुल्क को संभाल सकेंगे, ना अपने सूबे को संभाल सके हैं। अभी भी टाइम है कि आप बिलावल साहब सियासी अगर काम खत्म करें और दोबारा बैठकर फैसला करें, सिंध को संभालें। इस अवाम ने आपको इतना मैंडेट दिया, उस अवाम का कर्ज उतारें, उस अवाम को तालीम दें, उस अवाम को स्कूल दें, उनके बच्चे पढ़ें, उनको अच्छे अस्पताल दें, उनको सड़कें दें, उनको रहन सहन दें, क्योंकि उन्होंने आप पर बार बार एतबार किया। आपके ऊपर एतबार इसलिए किया बीबी शहीद के बेटे हैं, आपके ऊपर एतबार इसलिए किया गया आपके नाना शहीद हैं, आपके ऊपर एतबार इसलिए किया गया आपके मामू शहीद है। उनके नाम खराब ना होने दीजिएगा, आप सिंध की अवाम के लिए काम करें। सर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इनके पास ही सिंध रहा है। वजीर आला जो है मुराद अली शाह, वो काफी अरसे से वहाँ के बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनको वोट कौन देता है जब ये कोई काम ही नहीं करते? देखिए सिंध के अंदर जो सिंध की अवाम है ना, वो जुल्फकार अली भुट्टो की आशिक है। सिंध की सारी अवाम भुट्टो के नाम के ऊपर वो जान देने को तैयार है। आप तो वोट की बात कर रहे हैं, हालांकि उन गरीबों को कुछ नहीं मिला, लेकिन वो आज भी भुट्टो के नाम पर इनको वोट देते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं, और बाद में उनका हाल आप लोगों के साथ। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम